अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, ईरान अमेरिका इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी न सिर्फ खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल दिया है बल्कि आलमी मईशत भी शदीद दबाव में आ गई है। तेल की कीमतों में इजाफा, सप्लाई चेन में गैर यकीनी सूरत हाल, अमना हरमुज़ पर ख़तरात, ये सब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक चैलेंज बन चुके हैं जहाँ मईशत पहले ही दबाव का शिकार है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तनाज़े से पाकिस्तान की मईशत पर फौरी और तवील मुद्दी क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। क्या हम इस नए माशी बुरान से निपटने के काबिल हैं? और दूसरी जनब अगर पाकिस्तान में इस कशीदगी में एक मौसर सालस के तौर पर एक अपना किरदार अदा करता है तो क्या ये मुल्क के लिए एक माशी मौका भी बन सकता है, हम इससे कोई फ़ायदा भी उठा सकते हैं? और क्या पाकिस्तान की सफारती कामयाबी माशी इस्तेहकाम का बायस भी हो सकती है? इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर फ़रक सलीम साहब ने। फ़रक सलीम साहब, मुकालमा में खुशामदीद। हाँ डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त जो सालस के तौर पे सामने आ रहा है? पाकिस्तान सालसी के लिए कुछ शख्सियात पाकिस्तान भी तशरीफ ला रही हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, ज़रा तफसील से आगाह करें। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में तो इस किस्म का फोकस जो है इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर पहले कभी नहीं देखा। ठीक है। कहा जाता है कि 1972 में जब पाकिस्तान जो है वो हेनरी किसिंजर को उसकी मेहमान नवाजी कर रहा था और चीन और अमेरिका की दोस्ती हो रही थी, जी। शायद वो एक वक्त था जब पाकिस्तान जो है वो दुनिया के फोकस में ऊपर। अभी सही। पिछले 24 घंटों से आप सीएनएन देख लीजिए, उसमें इस्लामाबाद है। आप फाइनेंशियल टाइम्स देख लीजिए, उसमें इस्लामाबाद है। बिल्कुल। ब्लूमबर्ग इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, सही। रॉयटर्स वाले इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, बीबीसी वाले इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। तो दुनिया की एक बड़ी अहम तरीन जो है वो जंग चल रही है। जी। और उस अहम तरीन जंग में पाकिस्तान का लग रहा है कि एक बहुत अहम तरीन रोल जो है वो सामने आने वाला है। सही। ये अभी पिछले कोई 2 या 3 दिनों की अगर सिर्फ कार्रवाई आप देख लें तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बात की है सदर ट्रंप के साथ। जी बिल्कुल। चीन के जो वजीर खारजा हैं वो बात कर रहे हैं ईरान के वजीर खारजा के साथ। जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। जी बिल्कुल। तो अब सोचिए, जहां भी कोई बात हो रही है वहां पे पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसका नाम सामने आ रहा है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नाम हैं, ये सीएनएन हो जाए, फाइनेंशियल हम्म। टाइम्स हो जाए, ब्लूमबर्ग हो जाए, रॉयटर्स हो जाए, सही। ये सारे के सारे अगर फोकस किए हुए हैं इस्लामाबाद के ऊपर तो ये सारे के सारे तो गलत फोकस इनका नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सालसी होने जा रही है, जो मुज़ाकरात का सिलसिला होने जा रहा है और पाकिस्तान के इसमें मरकजी किरदार है, तो आप क्या देखते हैं को मुस्बत नताइज मिल सकेंगे? देखिए, यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी कमजोरियां हैं, हम्म। अब हमारी माशी कमजोरियां तो जंग से पहले की हैं। हम्म। और जंग के दौरान आप समझिए कि वो माशी कमजोरियों का एक जो एक्सरे है, उन माशी बीमारियों का एक्सरे बन के हमारे सामने आ गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अप्रैल की 8 तारीख को 1.3 अरब डॉलर की हमारे स्टेट बैंक ने एक पेमेंट करनी है, जो हमारा यूरो बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो रहा है। ठीक है। आईएमएफ आपके इल्म में है कि वो साइन किए बगैर 2 हफ्ते मुज़ाकरात हुए, साइन किए बगैर आईएमएफ भाग गया है। जी बिल्कुल। और कोई 8 से 10 अरब डॉलर के रोल ओवर के कर्जात हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्क हैं, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके जो है वो हमारे स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। ठीक है। ये हैं हमारी माशी कमजोरियां। इनको सही। अगर आप सामने लाएं, जो सफारती महाज पे हो रहा है, जो सफारती ताकत समझ लीजिए कि सऊदी अरब एक प्लेयर है इस जंग के अंदर। अगर पाकिस्तान जो है वो कामयाबी से किसी किस्म की मीडिएशन, किसी किस्म की सालसी जो है जी। वो करवाता है, तो आप सोचिए कि वो 8 या 10 अरब डॉलर जो रोल ओवर है उसका हल वहां पे नजर आ जाता है। अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका एक फोन करता है तो उसका असर रसूख जो है वो आईएमएफ के ऊपर बेतहाशा है। जी बिल्कुल। ये कन्वर्जेंस, एक मिलाप नजर आ रहा है पाकिस्तान आशी कमजोरियों का और पाकिस्तान की जो सफारती ताकत है या जियोग्राफिकल ताकत है वो सामने आ रही है। सही।
तो अब आप क्या समझते हैं कि ये सारी कोशिशों से कोई पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल भी निकलेगा और खित्ते में अमन भी आएगा? क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? देखिए, दो किस्म के हल है, एक टेम्परेरी हल है, परमानेंट हल है। हम्म। हमारी जो माशी बीमारियां हैं, जो माशी कमजोरियां हैं, वो हमारी अपनी गलतियों की नतीजे में जी सामने आ रही सही हैं। कह रहे हैं, बिल्कुल और दुरुस्त। उनका ये सोच लेना कि उनका हल सऊदी अरब के पास है या अमेरिका के पास है, तो मैं समझता हूँ ये गलत ठीक होगा। है। उनका हल भी हमने खुद ही निकालना होगा। सही कह रहे ये हैं। जरूर है, मरहम पट्टी जो है, अगर जख्म आया है, कोई माशी जख्म है, हम्म। उसके ऊपर मरहम पट्टी के लिए ठीक है। हम सऊदी अरब की हेल्प मांग लें, यूएई की हेल्प मांग लें, अमेरिका की हेल्प मांग लें। जी ये बिल्कुल। सोल्यूशन सही। सोल्यूशन जो है वो हमारी अपनी माशी क़यादत में, हमारी अपनी सियासी क़यादत में, हम्म। जो हमारी कमजोरियां हैं उनके हल उन्होंने निकाले। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अभी फिर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी कमजोरियां हैं उसको तो कोई भी हुकूमत एड्रेस करने नहीं जा रही, जो भी आते हैं वो बस कर्जा लेते हैं, पिछले कर्जे वापस करते हैं। तो फिर आप क्या देख रहे हैं कि इसी तरह हम माशी कमजोरियों के साथ जितने मर्जी पहलवान बन जाए, बार सफारतकारी कर ले, लेकिन हमारा को मुस्तकबिल तो सिक्योर होता नजर नहीं आ रहा? आप क्या समझते हैं? देखिए, दो या तीन जो माशी एतबार से जो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के सामने आ रही हैं। हम्म। अब सन 2030 में पूरा का पूरा यूरोप जो है, वो जीरो इमिशन पे जा रहा है। ठीक है। जिसका मतलब ये है कि हम्म। वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगी, उनको सोलर पैनल चाहिए होंगे, उनको विंड बिल्कुल। टर्बाइन चाहिए होंगे। बिल्कुल सही कह और रहे इन हैं। सब पीछे जो है वो हम्म। काम करता है, एक मेटल है जिसको हम कहते हैं तांबा, कॉपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब खुदा की देन कुछ ऐसी समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास दुनिया हम्म। भर के कुछ तीसरे या चौथे बड़े हम्म। जखायर मौजूद हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट और मंडी जो है, और वो मालदार मंडी है मगरबी ममालिक की, जिनके पास पैसा बेशुमार है हम्म। और वो तांबा खरीदना चाहते ठीक है। हैं, और पाकिस्तान के पास तांबा मौजूद है। ठीक है। तो हमारे पास मेटल मौजूद है, हम्म। खरीदार जो है वो बॉर्डर के उस पार है। हम्म। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, वो जो दौलत की मुंतकिली है या वेल्थ हम्म। की मुंतकिली जो उन मगरबी ममालिक से पाकिस्तान मुंतकिल होनी है, वो हम्म। हो नहीं रही। हो नहीं उसमें रही। कोई हरकत नहीं आ रही। हम्म। कमजोरी हमारे यहाँ है, हमें अपनी पॉलिसीज कुछ हम्म। जो है वो रिव्यू करनी होंगी या हम्म। तब्दील करनी होंगी, ताकि जो माल अल्लाह ने हमें दिया है, हम्म। जो जखायर हमारे पास मौजूद है, सही। उनके जोर पर हम मगरबी कैपिटल जो है उसको हम्म। पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल कर सकें, सही। अट्रैक्टिव बना। सही। तो आप सोचिए कि अपॉर्चुनिटी इज देयर, बॉर्डर के उस पार जो है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, हम्म। और जो ढूंढने वाले हैं उनके पास कैपिटल इज अवेलेबल। हम्म। लेकिन वो कैपिटल मूव नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक हम अपनी पॉलिसी दुरुस्त नहीं करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त हमारे पास दुनिया की वो डिमांड की चीज़ है कि जो उनको जदीद तरक्की के लिए ज़रूरत है, रेयर अर्थ एलिमेंट, तांबे की आपने बात की। अब कमज़ोरियां तो हमारे अंदर हैं जो आपने गिनवा दी, तो फिर अभी आप क्या समझते हैं कि कोई तरीक़ाकार ऐसा इख्तियार किया जा रहा है, कहीं पे इस हवाले से कोई पेशबंदी हो रही है, कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई तरीक़ाकार अडाप्ट करने की बात हो रही है कि हम किस तरीके से इन मादनियात से दौलत को ग्रैब कर सकें, और वो कारपोरेशन या जो ममालिक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो ऐसे आप कह रहे हैं कि वो दौलत नहीं आ पा रही, यानी वो फंड्स नहीं मुंतकिल होने पा रहे, तो फिर कौन इसको लीड करेगा? किस तरीके से इन मामलात को हम डील कर सकते हैं? जी, ये दो या तीन सवालात आपने किए हैं और तीनों के तीनों बड़े वैलिड हैं। हम्म। अभी तक मेरा अगर जाती ओपिनियन आप जानना चाहते हैं, तो मुझे हुकूमत की तरफ से किसी किस्म के इकदामात उठते नजर नहीं आ नहीं आ रहे। रहे, ठीक है। नजर नहीं आ रहा कि कोई इस्लाहाती हम्म। इकदामात जो हैं हम्म। उनके ऊपर किसी किस्म का फोकस किया जा रहा हो। ठीक अ, है। अब माजी की पॉलिसीज हैं, माजी की गलतियां हैं, हम्म। उनकी दुरुस्ती के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। हम्म। कौन करेगा, कौन से इदारे बनाए जाएंगे? हम्म। एक SIFC सामने आया था, जी। अ, अपनी बेतहाशा कमजोरियां सामने आ गई। जी बिल्कुल। वहां पे एक अभी तक हमारे पास कोई कानून साजी नहीं हुई है कि वो SIFC जो है उसने हम्म। करना क्या है। क्या सही। उसके पास एक्टिव अथॉरिटी है?
क्या उसके पास एडवाइजरी अथॉरिटी है? अभी बिल्कुल। तक पर किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं हुई है। हम्म। समझना और जानना हम शायद चाहते नहीं है। हम्म। ऐसे इदारे सिंगापुर ने बनाए हैं, ऐसे इदारे रवांडा में बने हैं, हम्म। और वो बड़े कामयाबी से बने हैं। उन्होंने कामयाबी से जो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको अपनी तरफ खींचा भी है। ठीक है। लेकिन हमारे इदारे जो हैं वो शायद इदारा इस नीयत पे बनाया गया था, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। वही जो सही। दौलत की हम बात कर रहे हैं, उसमें कामयाबी नहीं हो रही। सही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन इलाकों में ये मादनियात हैं वहाँ के जो अमन अमान की सूरत हाल है वो भी तसल्ली बख्श नहीं है? क्या ये भी कोई वजह हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है और इसको दूर करने के लिए भी कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, सवाल वैलिड है। जवाब इसका ये निकलता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो खास तौर पे जो हमारी रेकोडेक के माइन के हवाले से जो आपने जिक्र किया, वो जी। जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है, जी। उस पे वो कोई गारंटी देने के लिए तैयार है, ठीक है। जिसको कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क गारंटी। जी। यानी ठीक कि है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तैयार है कि अगर किसी किस्म के खदशात हैं बैरूनी कंपनी को, तो सही। उनका पॉलिटिकल रिस्क जो है, सियासी रिस्क कवर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो तैयार है। ठीक है। उनकी गारंटी के ऊपर कम से कम कोई आधा दर्जन से एक दर्जन कंपनी, कोई स्वीडन की कंपनी, यूके की कंपनी, कनाडा की कंपनी, नॉर्वे की कंपनी, वो तैयार हो जाती हैं ठीक कि है। हमें पॉलिटिकल इंश्योरेंस यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। तो तरीकाकार जो हैं, बहुत सारे तरीकेकार जो हैं वो दुनिया भर में आजमाए जा चुके हैं। जिस किस्म की दहशतगर्दी या जिस किस्म की अमनो अमान की सूरत हाल हम देखते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ऐसी जो है वो बाकी ममालिक में भी, अफ्रीका के खास तौर पर ममालिक में भी देखी गई है। जी बिल्कुल। और वहां हल निकाला गया है, हल ढूंढा गया है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो तरीकाकार मौजूद हैं। ये जबकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उन दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उसके साथ साथ ये बात के इन्वेस्टमेंट को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अडॉप्ट करने होते हैं ताकि जो आपके इदारे अगर तैयार हैं किसी किस्म की गारंटीज करने के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस देने के लिए, तो वो फिर काम जारी रखना जरूरी है। सही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस सारी सूरत हाल का आपने जिक्र किया उससे तो ऐसे लगता है कि हमें एक यानी इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। उस इमरजेंसी के तहत हमें कोई ऐसा कंसोर्शियम, कोई ऐसा इदारा, को थिंक टैंक बनाना चाहिए कि जो हमारे मामलात को देख सके और कोई एक ऐसा रोड मैप देख सके कि जिससे हमारे जो माशी मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन फ़िलहाल तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं नज़र आती, तो फिर ऐसे हालात में हमारी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, कमेटियां बहुत बनती हैं, इदारे इतने सारे हमने बना के रखे हुए हैं। यहाँ ना कमेटी बनाने की जरूरत है, ना इदारे बनाने की जरूरत है, सही। यहाँ काम करने की जरूरत है। सही। यानी कि ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जिनसे पाकिस्तान, अब आप सोचिए कि एक फैसला हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने दिया है कुछ मेरे ख्याल 10-12 दिन पहले। जी बिल्कुल। फैसला ये कहता है कि एफबीआर को इजाजत देता है कि वो किसी भी पाकिस्तान के बिजनेस के दफ्तर के अंदर बगैर नोटिस के छापा मार सकता जी है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आया है। बिल्कुल। सोचिए कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो इस किस्म के फैसले को बहुत ही गौर से देखती हैं। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। मतलब वो सोचती हैं कि ये एक तरफ तो एक इदारा है जो SIFC कहलाता है, वो चाह रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाए, और यहाँ पे एक इनकी फैसले दे रही है जी। किसी भी बिजनेस के ऊपर छापा मारा जा सकता है। सही। इसको हम कहते हैं सिग्नलिंग। ये एक पैगाम रसाई होती। सही। और ये जो दुनिया भर के जो सरमायाकार हैं, जो सरमायादार हैं, वो इसको एक सिग्नल देखते हैं। अब उनके पास 192 ममालिक और मौजूद हैं जो यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चले जाए। तो अगर इस किस्म की सिग्नलिंग पाकिस्तान से निकलेगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। सही है। तो ये जो ज़रूरत से ज़्यादा कवानीन है और फिर इतने ज़्यादा इदारे हैं,
तो इनके होते तो हमारे अपने जो इदारे हैं, मुल्की जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अपने इदारे हमारे बंद हो रहे हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया। जब हमारे अपने इदारे नहीं यहाँ पे कायम रह पा रहे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, अदर इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, जो कोई इंडस्ट्री चल भी रही हैं वो बिल्कुल डेड लेवल पे, तो ऐसे हालात में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के कितने चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, एक तो है कि जनरल इलाकों में जिन 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 इंडस्ट्रीज का आपने जिक्र किया, उनमें तो मुझे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मौजूदा हालात के अंदर आना बड़ा मुश्किल नजर आता है। ठीक है। और उसमें जो दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, वो एक है बिजली का रेट और एक है टैक्स की शरह। ठीक है अब अगर आपने इंडस्ट्री को 40-50 रुपए की पर यूनिट बिजली देनी है जी। और हमारे हमसाये ममालिक में उससे आधे से कम की बिजली मिल रही है, ठीक है। तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। लेकिन तो जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने तांबे का जिक्र किया, मैंने कॉपर का आपसे जिक्र किया। ठीक है। अब वहां पे बैरूनी ममालिक को उनके पास कोई और मुतबादिल रास्ता नहीं बचता। उनको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, उनको तांबे की जरूरत है, उनको हाँ जी। कॉपर की खरीदारी है, वो करनी ही करनी है। सही। तो आप वो दूसरे सेक्टर में जब तक वो बिजली के रेट नीचे नहीं लाएंगे, जब तक टैक्स की शरह नीचे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती नजर नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो कॉपर की फील्ड्स हैं, अब देखें जहाँ कॉपर निकलता है उसके साथ साथ सोना भी निकलता है। अब इस वक्त जो मैंने देखे हैं, जो तखमीने सामने आ रहे हैं, अगर 200-250 अरब डॉलर का कॉपर के जो इन्फर्ड जखायर हैं, तो उसके साथ साथ आजकल जो सोने की कीमत चल रही है, लगभग 100 अरब डॉलर का सोना भी मौजूद है। ठीक है, सही है। तो वो एरियाज जो हैं, एलिमेंट्स और आपके मेटल्स, उनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे आसान है, क्योंकि वहां पे वो टैक्स शरह का मामला, वहां पे जो बिजली का रेट का मामला जो है वो आड़े आ जाता है। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छी खासी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही थी, सोलर एनर्जी की वजह से कुछ न कुछ इंडस्ट्री बच रही थी, सोलराइजेशन हो रही थी, लेकिन फिर अचानक हुकूमत को क्या ख्याल आया, क्या वजूहात बनी कि सोलर एनर्जी की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर यू टर्न ले लिया गया और फिर अब हम देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री कैसी चले। ये क्या वजूहात बनी कि सोलराइजेशन को रोक दिया गया और इस यकसर उसके कानून को बदल दिया गया? देखिए, ये सवाल तो आपको हुकूमत से पूछना होगा। जी, वो तो बात ठीक है, लेकिन अंदरून हालात क्या बने, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की क्या मजबूरी थी? मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि इसको भी जो हम इस्तेमाल करते हैं टर्म सिग्नल की, यानी कि जो सरमाया है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हो, वो सिग्नल देखता है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर पैगाम रसाई क्या हो रही है, सिग्नल क्या सामने आ रहा है। सही। जो हुकूमत ने जब ये फैसला किया कि वो नेट मीटरिंग से कोई दूसरी मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उसका सिग्नल जो आलमी मंडियों में दुनिया भर में जाता है वो ये है कि ये एक हुकूमत है जो मुआहदा करती है, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो फिर ये अपने मुआहदे से मुकर जाती है। सही। ये एक मुआहदा करने के बाद कुछ सालों के बाद उसकी खुद से रीनिगोशिएशन शुरू कर देती है, उसमें तब्दीलियां लाना शुरू कर देती है। सही। तो पैगाम रसाई के हवाले से, सिग्नल के हवाले से ये बहुत ही नेगेटिव इशू था। हुकूमत ने ये क्यों किया, इसका जवाब हुकूमत। सही। आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है और क्लीन एनर्जी के ऊपर इस तरह कदगन लगाना ये भी एक जो हमारी इस वक्त अशद ज़रूरत है कि हम माहौलियाती आलूदगी कम करें, उसको भी मतलब रोकने में जो नाकामी पैदा होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये क्या कहते हैं कि अभी ये जो मौजूदा पेट्रोलियम का बोरान है, इस वक्त भी पेट्रोल और डीजल 55 रुपये महंगा कर दिया गया और हाई ऑक्टेन को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा ये जो पेट्रोलियम का इशू है, बोरान है, इसकी वजह से हमारी मईशत पे क्या बद असरात मुरतब हो रहे हैं? अच्छा देखिए, दो सवाल है इसमें जो आपने किए हैं जी। पहला है जो मार्च की 6 तारीख को 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई। ठीक है।
पीछे बैकग्राउंड कुछ ऐसा बनता है कि अगर मार्च की 4 तारीख को आप निकाल लीजिए तो उस दिन वजीर खजाना साहब जो है वो सेनेट में खड़े थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 27 या 28 दिन के पेट्रोल और डीजल के ज़खायर जो है वो मौजूद है। ठीक है। 2 दिन पहले कहा जा रहा है ज़खायर मौजूद हैं, इसका मतलब है कि वो ज़खायर जो हैं वो सस्ती कीमत पे खरीदे गए थे, जी वो बिल्कुल। पहले के खरीदे गए थे। और फिर मार्च की 6 तारीख को अचानक रात को 11:30 बजे बताया जाता है कि वो 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। जी। तो इसका मतलब है कि तकरीबन कोई 80 से 82 अरब रुपया किसी एक की जेब से निकला और कहीं और गया। सही। तो टीका लगा उसमें तो आवाम है, वो 55 रुपए लीटर जो है वो आपने मैंने और दूसरे पाकिस्तानियों की जेब को टीका लगा। सही। अब वो 82 रुपया जाता कहाँ है? वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जेब में, उनके खजानों में जाता है। कोई 14 अरब रुपया हुकूमती खजाने में भी गया, पेट्रोल पंप वालों ने माल बनाया। तो ये पहला वाला फैसला तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं था। ठीक है। उससे बहुत ही जो है मंफी असरात मईशत के ऊपर सामने आएंगे। सही। जो दूसरा फैसला आया हाई ऑक्टेन के हवाले से, जी जी। वो फैसला ऐसा है जी। कि जो हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करने वाले लोग ठीक हैं, है। हाँ जी। होंडा सिविक है, उनकी जो टर्बो इंजन हैं, जी बीएमडब्ल्यू वाले, वो अमीर तबकात से उनका ताल्लुक। जी बिल्कुल। तो उनको उनके ऊपर ये बोझ डाला गया ठीक है। और तवक्को ये उनके ऊपर जो बोझ डाला गया है वो कम आमदन पाकिस्तानी जो हैं, जैसे मोटरसाइकिल सवार हैं, उनके ऊपर सब्सिडाइजेशन की जाएगी। सही। तो सही। वो वाला तो हाई ऑक्टेन का कीमत बढ़ाने वाला फैसला था, वो मैं समझता हूँ दुरुस्त। सही। तो डॉक्टर साहब, इससे एविएशन इंडस्ट्री भी मुतासर हो सकती है हाई ऑक्टेन की प्राइस बढ़ाने से? एविएशन इंडस्ट्री में जेट फ्यूल डलता है, उसका इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और एविएशन फ्यूल जो है उसकी कीमतें आलमी मंडी के हिसाब से चलती हैं और वो बहुत ही तेजी से बढ़ी हैं। अच्छा। वो 3 4 गुना बढ़ गई हैं और दुनिया भर की एयरलाइंस जो हैं वो अपने टिकट भी बढ़ा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जेट फ्यूल बहुत तेजी से बढ़ा। सही है। तो अभी आप आगे क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं कि मजीद ये पेट्रोलियम बहरान पाकिस्तान में बढ़ सकता है या हमारे जो सप्लाई चेन है वो आ रही है, किस कदर मुतासर हो सकता है इससे आगे आने वाले दिनों में हमारा सप्लाई चेन पेट्रोलियम के हवाले से? जी, बहरान दो हवाले से इसकी बात कर लेते हैं, एक कीमत और एक दस्तयाबी। कीमत के हवाले से अगर आप बहरान कहना चाहें, कीमत बढ़ानी पड़ेगी, हुकूमत को मजीद बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। और उसके फिर बहुत जबरदस्त मनफी असरात जो हैं वो आपकी और मेरी पे और हमारी कुव्वत के ऊपर आएंगे। दस्तयाबी के हवाले से मुझे किसी किस्म की शॉर्टेजेस जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। सही। आज भी जहाज लगे हैं कराची पोर्ट के ऊपर और फिर हुकूमत ने कुछ प्रिएम्प्टिव काम भी किया है। हमारे जो वजीर पेट्रोलियम है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो सऊदी अरब गए थे और वहां पे सऊदी हुकाम ने उनको यकीन दिलाया है कि जो हरमूज से तेल की दस्तयाबी है उसको मुतबादिल रास्ता जो है, जो पाइपलाइन सऊदी अरब के अंदर करती है, जो सऊदी एक ऑयल टर्मिनल है, ऑयल फैसिलिटी है F1 के नाम से, तो वहां से पाइपलाइन के जरिए जम्मू में पहुंचाई जाएगी, जो रेड सी का इलाका है, और वहां से वो पाकिस्तान आ सकती है। तो दस्तयाबी के हवाले से मुझे कोई शॉर्टेज नजर नहीं आ रही। कीमत के हवाले से कीमत बढ़ सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ईरान की तरफ से भी कुछ सस्ता ऑयल आने की तवक्को की जा रही है, ऐसी कुछ सूरत हाल है? जब तक उसके ऊपर सैंक्शन है तो स्मगलिंग वाला मामला जारी रहेगा। बहुत बड़ी तादाद में स्मगलिंग मजीद बढ़ जाएगी जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का और डीजल का रेट बढ़ता है। जब तक सैंक्शन खत्म नहीं होती उस वक्त तक लीगली हम ईरान से ना गैस और ना फ्यूल ऑयल खरीद सकते। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।